नमस्कार। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तरी अमेरिका के नगरीकरण के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहली नगरीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में समझेंगे और ये उत्तरी अमेरिका में किस तरीके से संपन्न हुई। इसके बाद नगरीकरण की प्रक्रिया का ही एक प्रतिरूप होता है कई नगरों का एक साथ आपस में मिलना, जिसको कि पुनर्वेसन या सन्नगर कहा जाता है। तो अमेरिका में कितने सन्नगर हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे और उत्तरी अमेरिका में जो प्रमुख नगर हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं इनके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक है इसमें प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन नॉर्दर्न अमेरिका, तो इसके बारे में समझते हैं। तो प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, ये इस मैप में जो रेड रेड स्पॉट्स बने हुए हैं ये स्पॉट्स शो करते हैं उत्तरी अमेरिका के प्रमुख शहरों को। और पहले भी हमने पढ़ रखा है कि ये जो 100 डिग्री वेस्ट की देशांतर रेखा है यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक तरीके से विभाजक के रूप में काम करता है, जिसमें इस देशांतर रेखा के पूर्वी भाग में जनसंख्या का वितरण भी अधिक है। जनसंख्या के साथ साथ जो औद्योगिक क्रियाकलाप हैं वो बहुत अधिक ज़्यादा कंसंट्रेटेड हैं और इन कंसंट्रेशन के साथ ही साथ कुछ पश्चिमी क्षेत्रों में भी कंसंट्रेटेड एरिया हैं जो अर्बनाइजेशन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ऐसा क्यों है ये वितरण? तो बेसिकली जो नगरीकरण की प्रक्रिया है, नगरीकरण का तात्पर्य क्या है? टू बिकम अर्बन। अर्बनाइजेशन इज टू बिकम अर्बन, यानी जनसंख्या नगरीकृत होती जाती है। नगरीकृत का मतलब ये होता है कि जिस जनसंख्या का अधिकतम भाग द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलापों में इन्वॉल्व हो, यानी जो प्राथमिक क्रियाकलाप है यानी कृषि, पशुपालन, खनन, इन सब क्रियाकलापों के अतिरिक्त ज़्यादातर जनसंख्या जो विनिर्माण उद्योगों में लगी हो, सर्विस सेक्टर में लगी हो, प्रशासन के क्षेत्र में लगी हुई हो, ये सारे द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्षेत्र में आते हैं। तो जहाँ पे जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र के अलावे अन्य कार्यों में जैसे द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक क्षेत्रों में लगी हो, इस प्रक्रिया को, इस पार्टिसिपेशन को हम लोग नगरीकरण की संज्ञा देते हैं। जहाँ पे इस तरह की अधिकतर जनसंख्या निवास करती है वो नगर के रूप में विकसित हुए हैं। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो भी नगरीकरण हुआ है उसका अधिकतर भाग 100 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्वी अमेरिका में है। और इसका कारण, सबसे पहला कारण है कोलोनाइजेशन या औपनिवेशीकरण। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहुत सारी यूरोपीय आबादी आई और ये हमने जनसंख्या में पढ़ रखा है कि यहाँ की अधिकतर जनसंख्या इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन जैसे देशों से आई हुई है। तो औपनिवेशीकरण का प्रभाव पूर्वी भाग पे ज़्यादा रहा और पूर्वी भाग के साथ साथ ये जल स्रोतों से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो यहाँ पे जो ये सेंट लॉरेंस का और ग्रेट लेक्स का रूट है, इस रूट से लोग अंदर आते गए और धीरे धीरे ट्रेड के सेंटर बने। ट्रेड के सेंटर बाद में जाके बड़े बड़े नगरों के रूप में विकसित हो गए और वर्तमान में भी जो अमेरिका में नगरीकरण है वो जल स्रोतों के नज़दीक है। और इस नगरीकरण में भी 1765 से पहले बेसिकली यहाँ पे जो पर्वत है अपलेशियन पर्वत, यह अपलेशियन पर्वत एक बैरियर के रूप में भूमिका निभाता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे यहाँ की जनसंख्या इस अपलेशियन के पश्चिम में प्रवासित होने लगी और यहाँ के जो मूल निवासी थे रेड इंडियंस, उनको रॉकी पर्वतों की तरफ सीमित करना प्रारंभ किया। तो यह अर्बनाइजेशन बेसिकली उत्तरी अमेरिका में पहला फैक्टर है कॉलोनाइजेशन। दूसरा फैक्टर है यहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन या जिसको हम लोग औद्योगिकरण कहते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैवी औद्योगिकरण के कारण एक और प्रोसेस प्रारंभ हुई जिसको हम लोग जेंट्रिफिकेशन नाम देते हैं। इस जेंट्रिफिकेशन को अभिजातीकरण भी कहा जाता है। इस प्रोसेस में जो बड़े बड़े उद्योग धंधे थे या जो बड़े शहर डेवलप हुए थे, उन शहरों के आसपास के क्षेत्र जो गरीब और अपेक्षाकृत कम आय वाली आबादी का केंद्र हुआ करता था, उन आबादी के केंद्रों में जो बड़े बड़े लोग थे, जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोग थे, उन लोगों ने बसना शुरू किया और वहाँ पे घरों के आकार में, वहाँ की लोकेलिटी में चेंज आना शुरू हुआ। तो इसके कारण वहाँ पे ज़मीन की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगीं और ज़मीन के साथ साथ जो अन्य प्रकार की सेवाएं थी उनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ीं।
इसके कारण जो गरीब तबका था उनका सर्वाइवल मुश्किल होता गया और वो धीरे धीरे उस एरिया से बाहर होते गए। तो कोई भी एरिया जिसमें अभिजात वर्ग के लोग या हाई क्लास सोसाइटी डेवलप करती है तो गरीब लोग उस एरिया से बाहर हो जाते हैं। यह प्रोसेस अभिजातीकरण या जेंट्रिफिकेशन है। तो इस जेंट्रिफिकेशन की प्रोसेस ने उत्तरी अमेरिका में अर्बनाइजेशन में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई और इनके साथ जो टेक्निकल डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट के कारण हर तरीके की आर्थिक व्यवस्था यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मजबूत होकर उभरी। तो इस कारण से नगरीकरण उत्तरी अमेरिका में बहुत ज़्यादा हुआ है। और एक महाद्वीप की दृष्टि से देखें तो उत्तरी अमेरिका सर्वाधिक नगरीकृत देश है, जहां पे लगभग 80 से 82% जनसंख्या नगरों में रहती है। नगरों यानी वो ऐसे केंद्र जहां के लोग गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में इन्वॉल्व रहते हैं, यानी या तो वे द्वितीय क्षेत्र में इन्वॉल्व हों इंडस्ट्रीज में, या तृतीय क्षेत्र में इन्वॉल्व हों, या चतुर्थ क्षेत्र में इन्वॉल्व हों। तो यहाँ की टोटल 82% जनसंख्या अर्बनाइज्ड है। अब इस अर्बनाइजेशन का ही एक प्रतिरूप है जिसको हम लोग सन्नगर या कोनर्बेशन कहते हैं। तो ये कोनर्बेशन उत्तरी अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हुए हैं। और कारण क्या है कि जैसे जो सन्नगर होते हैं, एक नगर है सिटी ए, दूसरा सिटी है बी। अब ये जब स्प्रेड करेंगे ये फैलने लगते हैं, और कहाँ फैलते हैं? शहरों में बेसिकली जो फैलने की टेंडेंसी होती है वो परिवहन मार्गों के सहारे सहारे, या तो वो हो सकता है नदी हो, या तो ट्रेन के स्टेशन हो, और या जनरली सड़क मार्ग हो। तो सड़क मार्ग चूंकि डोर टू डोर सर्विस अवेलेबल कराते हैं, इसलिए सड़क मार्गों के सहारे शहरों के फैलने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। तो ये जैसे जो सड़क जुड़ा रहेगा उस सड़क के किनारे किनारे ये दोनों ही शहर फैलते जाएंगे और फाइनली ये दोनों मिलके एक शहर बन जाएंगे। ऐसे प्रतिरूप को ये कोनर्बेशन या सन्नगर कहा जाता है। और यह सन्नगर अर्बनाइजेशन की प्रोसेस का ही एक परिणाम है, एक रिजल्ट है। तो उत्तरी अमेरिका में कितने सन्नगर हैं इसको हम लोग समझते हैं। तो जो इसमें पहला सन्नगर है वो अटलांटिक सीबोर्ड कोनर्बेशन, या जो अटलांटिक का तट का जो सन्नगर है वो सन्नगर उत्तरी अमेरिका का सबसे प्रमुख सन्नगर है। और उसकी लोकेशन यहाँ पे है। ये एरिया पहला है हमारा नॉर्थ अटलांटिक सीबोर्ड कोनर्बेशन, और यह कोनर्बेशन लगभग 1000 किलोमीटर की लंबाई में तट के सहारे सहारे फैला हुआ है। और उत्तरी अमेरिका के बहुत ही प्रमुख शहर जैसे न्यूयॉर्क, बोस्टन, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर और वाशिंगटन डीसी, ये सारे इस कोनर्बेशन में स्थित हैं। जो दूसरा कोनर्बेशन है द लोअर ग्रेट लेक्स कोनर्बेशन। तो ग्रेट लेक्स हमको पता है ये 5 झीलें हैं। यहाँ सुपीरियर झील है, ह्यूरन झील है, मिशिगन के बाद इरी झील, ओंटारियो झील। तो इस झील का जो दक्षिणी भाग है, उस झील के दक्षिणी भाग में निचले भाग में जो कोनर्बेशन डेवलप हुआ है इसको हम लोग, ये दूसरा कोनर्बेशन है ये। और इसमें जो लोहे इस्पात के केंद्र हमने पढ़ रखे हैं जैसे गैरी, शिकागो, क्लीवलैंड, डेट्रॉयट, बफेलो, पिट्सबर्ग, ये सारे के सारे यहाँ पे स्थित हैं। और इन्होंने कोनर्बेशन बना रखा है लोअर ग्रेट लेक्स कोनर्बेशन। ये दूसरा कोनर्बेशन है। अब इसमें जो तीसरा कोनर्बेशन या जो सन्नगर है वो पीडमांट कोनर्बेशन। तो जो पीडमांट वर्ड है, पीडमांट का मतलब कि जो अपलेशियन का ये पठारी क्षेत्र है, यहाँ पे पीडमांट कोनर्बेशन। और इस पीडमांट कोनर्बेशन में अटलांटा, शार्लेट, रिचमंड, ये ऐसे शहर यहाँ पे स्थित हैं जो लगभग एक सन्नगर का रूप ले चुके हैं। अब इसमें जो चौथा है फ्लोरिडा कोनर्बेशन। तो फ्लोरिडा कोनर्बेशन की स्थिति फ्लोरिडा प्रायद्वीप में है। और इस कोनर्बेशन के जो मुख्य शहर हैं जैक्सनविले, मियामी, टम्पा, ओरलैंडो, ये सारे शहर यहाँ पे फैले हुए हैं। अब इसके बाद जो टेक्सास का कोनर्बेशन है, तो टेक्सास प्रांत यहाँ पे है, ये हम देख सकते हैं। तो ये जो बड़े बड़े रेड स्पॉट्स दिख रहे हैं ये वहाँ के नगर हैं। इसमें ह्यूस्टन है, डलास है, फोर्ट वर्थ है, ये सारे। तो ये टेक्सास का कोनर्बेशन हुआ। अब नेक्स्ट जो आता है कैलिफोर्निया का कोनर्बेशन, ये सेगमेंट। और इसमें सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, सैन डियागो, इस तरह के शहर हैं जो ट्रांसपोर्ट रूट के सहारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
जो सातवां कोनरबेसन है वो ये क्षेत्र है जहाँ पे पोर्टलैंड, वैंकूवर, सिएटल जैसे बड़े बड़े शहर हैं। ये सारे शहर एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअस हो गए हैं। तो इन सन्नगरों की जब स्थिति को हम देखते हैं तो ये सारे के सारे सन्नगर यूएसए में स्थित हैं। कनाडा में उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है। कारण क्या है कि कनाडा का औद्योगिक विकास अपेक्षाकृत अमेरिका के कम है और वहाँ की जनसंख्या भी कम है उत्तरी अमेरिका में, यूएसए की तुलना में कनाडा में। तो इसीलिए ये सारे के सारे कोनरबेसन संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। अब इसी कोनरबेसन में जो अटलांटिक सीबोर्ड कोनरबेसन है, इसको एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं। तो इसको हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। यहाँ पे बोस्टन है, बोस्टन के साथ यहाँ न्यूयॉर्क, यहाँ फिलाडेल्फिया, यहाँ पे वाशिंगटन डीसी, ये बाल्टीमोर, और ये सारे के सारे जहाँ पे कलर जितना ही डार्क होता गया है वो उतने ही ज़्यादा घनी जनसंख्या को दिखाता है। तो यहाँ बोस्टन में जनसंख्या बहुत घनी है, न्यूयॉर्क हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा घनी है, फिलाडेल्फिया की घनी है, इसके बाद बाल्टीमोर की घनी है, बाल्टीमोर के बाद वाशिंगटन की जनसंख्या घनी है। और इस डायग्राम पे, इस इमेज पे हम देख सकते हैं कि ये सारे ट्रेड रूट्स से जुड़े हुए हैं। तो जहाँ जहाँ ट्रेड रूट के जंक्शन हैं वहाँ पे जनसंख्या काफ़ी घनी है और ये सारे कंटिन्यूअस ये फैले हैं। और इनको अभी हमने देखा कि इसकी लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर या उससे अधिक ही है, लगभग 600 मील या 1000 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। इस कोनरबेसन का जो विस्तार है वो मोस्टली कहाँ हो रहा है, सड़क मार्गों के, परिवहन मार्गों के सहारे। तो ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा सन्नगर है जो उत्तरी अटलांटिक तट पे संयुक्त राज्य अमेरिका में बसा हुआ है। इस बृहद सन्नगर के बाद अब उत्तरी अमेरिका के प्रमुख नगरों के बारे में बात करते हैं। तो पहला नगर है अटलांटा। अटलांटा पीडमांट सन्नगर का एक पार्ट है और इसकी लोकेशन ये है अटलांटा। अटलांटा जॉर्जिया स्टेट का कैपिटल है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों और होटलों के लिए फेमस है। जैसे यहाँ पे जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी है, अटलांटा यूनिवर्सिटी है, एमोरी यूनिवर्सिटी है, ये सारे यहाँ पे अवस्थित हैं। और साथ ही साथ इस सिटी में कोका कोला का आविष्कार हुआ अटलांटा में। दूसरा है बोस्टन। तो बोस्टन लगभग यहाँ पे स्थित है और बोस्टन संयुक्त राज्य अमेरिका के बहुत ही प्राचीन नगरों में से एक है। नगरीकरण की प्रक्रिया के कारण यहाँ पे जो फेमस आर्किटेक्चर बने हुए हैं, तो इसमें ओल्ड नॉर्थ चर्च है, गोल्डन डोम जो स्टेट हाउस है, पब्लिक लाइब्रेरी है, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो ये जो डायग्राम है ये शो करता है गोल्डन डोम्ड स्टेट हाउस को। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डोम बना हुआ है, जो गुंबद बना हुआ है, वो गोल्डन डोम है। इसके बाद शिकागो की स्थिति यहाँ मिशिगन झील के पास में है, ये शिकागो। और शिकागो बहुत ही फेमस ट्रेड और इंडस्ट्रियल सेंटर है। यहाँ व्यापार भी होता है और बड़े बड़े उद्योग भी लगे हुए हैं। इसके बाद है क्लीवलैंड। तो क्लीवलैंड ओहियो स्टेट में बड़ा सेंटर है, यहाँ पे है क्लीवलैंड। और यह क्लीवलैंड लोहे और इस्पात उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है डलास टेक्सास का एक पार्ट है, ये है डलास। और पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी के लिए डलास फेमस है। उत्तरी अमेरिका के इन नगरों के बाद जो और नगर हैं, इसमें है डेनवर की स्थिति यहाँ पे है। और ये डेनवर कोलोराडो स्टेट में है और रॉकीज पर्वतों में बसा हुआ है। तो कोलोराडो की ये राजधानी है और इसकी ऊंचाई के कारण इसको माइल हाई सिटी कहा जाता है, यानी इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1 मील के आसपास है। और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी राजधानी के रूप में भी कंसीडर किया जाता है डेनवर को। अब डेनवर के बाद डेट्राइट की स्थिति ग्रेट लेक्स रीजन में, यहाँ डेट्राइट नदी पे है, ये यहाँ पे है डेट्राइट पूरे वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सेंटर है और यह पूरा का पूरा शहर डेट्राइट नदी के पश्चिमी किनारे पे बसा हुआ है। डेट्राइट के बाद ह्यूस्टन टेक्सास प्रांत में है यहाँ पे, और यह टेक्सास राज्य की सबसे बड़ी सिटी है। इसके साथ ही साथ यह यूएसए का सबसे बड़ा पोर्ट एरिया है। और पोर्ट के साथ चूंकि टेक्सास राज्य तेल का बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, तो यहाँ पे पेट्रोकेमिकल, कॉटन टेक्सटाइल और फूड इंडस्ट्री
काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड अवस्था में है। अब ह्यूस्टन के बाद लॉस एंजलिस। लॉस एंजल्स की स्थिति यहाँ पे है। लॉस एंजल्स 1781 में स्पेनिश लोगों के द्वारा बसाया गया था ये शहर, और यह अमेरिका की मनोरंजन उद्योग या कहते हैं हम लोग हॉलीवुड इंडस्ट्री का ये सेंटर है लॉस एंजलिस। इसके बाद है न्यू ऑरलियंस शहर। तो न्यू ऑरलियंस शहर फ्रेंच लोगों के द्वारा बसाया गया, और यह एग्जैक्ट मिसिसिपी रिवर डेल्टा के पास में है ये न्यू ऑरलियंस। ये बहुत ही बड़ा रेलवे का जंक्शन है, और यहाँ पे जाज ओरिजिनेट हुआ। जाज क्या है? एक म्यूजिक है जो अमेरिकन और फ्रेंच कम्युनिटी के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सुना जाता है और उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। तो ये जाज म्यूजिक का आविष्कार न्यू ऑरलियंस सिटी में किया गया। इन नगरों के अलावे जो और में प्रमुख नगर हैं, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क की स्थिति यहाँ पे है, और न्यूयॉर्क का उपनाम बिग एप्पल है, और इसको बिग एप्पल सिटी इसलिए कहते हैं। 1920 के दशक में इस शब्द को जॉन फिट्जगेराल्ड नाम के एक राइटर थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यूज किया था, और 1970s के आसपास इसको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए न्यूयॉर्क के लिए प्रयोग किया गया, तो इसलिए इसका नाम बिग एप्पल सिटी पड़ गया। यह फाइनेंशियल और कल्चरल कैपिटल है संयुक्त राज्य अमेरिका की। जैसे भारत में बम्बई है, वैसे अमेरिका में न्यूयॉर्क है, और न्यूयॉर्क में ही हेडक्वार्टर है संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ अर्बनाइजेशन इतना अधिक हुआ है कि इस शहर को सिटी ऑफ द सिटीज कहते हैं, यानी नगरों का नगर कहा जाता है ये। और यहाँ पे बिल्डिंग काफ़ी ऊंची बनी हुई हैं, तो बिल्डिंगें ऊंची होने के कारण इस शहर को सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स या गगनचुंबी इमारतों का नगर भी कहा जाता है। और यह नगर वहाँ पे हडसन रिवर पे स्थित है। यहाँ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के ही साउथ में फिलाडेल्फिया। तो फिलाडेल्फिया संयुक्त राज्य अमेरिका का एक ऐतिहासिक नगर है, और यह अपने ऐतिहासिक स्मारकों और प्राचीन बिल्डिंगों के लिए फेमस है। और इवन जो अमेरिका की आज़ादी का जो 1776 में डॉक्यूमेंट साइन किया गया, वो फिलाडेल्फिया नगर में ही किया गया। फिलाडेल्फिया के अलावा ये फोनिक्स, तो फोनिक्स एरिजोना की कैपिटल है जो यहाँ पे स्थित है, ये है फोनिक्स। यह क्षेत्र एयरक्राफ्ट और कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए विशेष तौर से जाना जाता है। अब इसके बाद है सेंट लुइस। सेंट लुइस की स्थिति ये है। सेंट लुइस मिसिसिपी नदी के पश्चिमी किनारे पे स्थित है, और यह बेसिकली एयरक्राफ्ट और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। इनके साथ ही साथ यहाँ पे कुछ रासायनिक उद्योग भी स्थित हैं। अब सैन डियागो। सैन डियागो की लोकेशन यहाँ एकदम कोस्ट पे है, और इस सैन डियागो में चूंकि शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, तो इसको पेरिनियल स्प्रिंग या सदाबहार बसंत ऋतु का शहर कहा जाता है। और यहाँ पे एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है, और सबसे बड़ी चीज़ कि अमेरिकन नेवी का बेस यहाँ तटीय क्षेत्र में स्थित है। इन नगरों के अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्य नगर सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को यहाँ पे स्थित है, जो एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, और यहाँ मनोरंजन और फैशन उद्योग का भी हब है ये। और यह बेसिकली इसको कहा जाता है सिटी ऑफ गोल्डन गेट, क्योंकि गोल्डन गेट ब्रिज यहाँ पे बना हुआ है जो सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी से यहाँ के लिए एंट्री प्रदान करता है। तो इसी कारण से इस सैन फ्रांसिस्को नगर को सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है। वाशिंगटन डीसी जो कोलंबिया में स्थित है, डीसी मीन्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, तो वाशिंगटन एक प्रांत भी है इस तरफ, और वाशिंगटन डीसी यहाँ पे शहर है। डीसी मीन्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और यह कैपिटल है यूएसए की। कब से? सन 1800 से। यहीं पे अमेरिका के राष्ट्रपति का आवास, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग, कांग्रेस की लाइब्रेरी, ये पेंटागन, ये सारा कुछ वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसके बाद एक शहर है होनोलुलु। तो होनोलुलु की स्थिति मुख्यतया यहाँ पे उत्तरी अमेरिका के हवाई द्वीप हैं, बहुत सारे द्वीप। तो एक द्वीप है आहू, इसी द्वीप पे है होनोलुलु, जो हवाई द्वीप की कैपिटल भी है। और चूंकि ये प्रशांत महासागर के लगभग बीचों बीच आती है, और जहाँ से कई तरफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग गुजरते हैं, तो इसीलिए होनोलुलु को क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक या प्रशांत महासागर का चौराहा वो कहते हैं। तो होनोलुलु क्रॉस रोड ऑफ द
पैसिफिक है, बीच में स्थित है और यहाँ से बहुत सारे ट्रेड रूट जुड़े हुए हैं। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद जो कनाडा के प्रमुख नगर हैं, तो कनाडा के सबसे प्रमुख नगर है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल की स्थिति यहाँ पे है बीच में। मॉन्ट्रियल इनका मुख्य सी पोर्ट है कनाडा का, और यहाँ पे रेलवे, एयरक्राफ्ट, शिप बिल्डिंग और इंजीनियरिंग, इन सभी वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है। दूसरा है वैंकूवर। वैंकूवर यहाँ पे स्थित है पश्चिम में। वैंकूवर बेसिकली कनाडा पैसिफिक रेलवे का एक टर्मिनल है वो, और यह नगर कनाडा के प्राथमिक क्रियाकलापों का संग्रहण क्षेत्र है और अपने आप में स्वयं प्राथमिक क्रियाकलापों का केंद्र है। तो यहाँ पे फिश, वुड, पल्प, ये सब लंबरिंग होती है, गेहूं का उत्पादन किया जाता है, उनका एकत्रीकरण किया जाता है। तो वैंकूवर प्राथमिक क्रियाकलापों के एकत्रीकरण के लिए प्रसिद्ध नगर है। अब वैंकूवर के बाद है विनीपेग। यहाँ पे है विनीपेग। विनीपेग यहाँ लेक विनीपेग है। लेक विनीपेग से कुछ दूर दक्षिण में स्थित है और यह विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। विनीपेग बिगेस्ट व्हीट सेंटर इन द वर्ल्ड, और यहाँ पे फर का एकत्रीकरण और उनके कपड़े भी बनाए जाते हैं। तो ये कनाडा का विनीपेग नगर। विनीपेग के बाद क्यूबेक। तो क्यूबेक कनाडा की पहली फ्रेंच सिटी है और क्यूबेक की स्थिति यहाँ पे है। क्यूबेक इंजीनियरिंग और शिप बिल्डिंग उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ जहाज बनाए जाते हैं और साथ ही ग्रीन पोर्ट और फर का मार्केट भी है। क्यूबेक के बाद ओटावा। ओटावा की स्थिति मॉन्ट्रियल के पश्चिम में है और यह कनाडा की राजधानी है। ओटावा में जो प्रमुख उद्योग हैं पेपर और पल्प इंडस्ट्री। ओटावा से भी पश्चिम में स्थित है यहाँ टोरंटो, जो कनाडा का सबसे बड़ा शहर है, और टोरंटो में बेसिकली इंजीनियरिंग उद्योग और ऑटोमोबाइल के उद्योग पाए गए हैं। और हैमिल्टन लोहे इस्पात उद्योग का केंद्र है, इसलिए इसको कनाडा का बर्मिंघम भी कहा जाता है। इसके बाद है सेंट जॉन्स, न्यू फाउंडलैंड में पाया जाता है। न्यू फाउंडलैंड की स्थिति, ये द्वीप है, यहाँ पे है सेंट जॉन्स। यह सेंट जॉन्स न्यू फाउंडलैंड की कैपिटल भी है और यहाँ चूँकि फिशिंग का एक ग्रांड बैंक बहुत ही फेमस क्षेत्र है, तो इस ग्रांड बैंक का ये यहाँ पे हेडक्वार्टर है सेंट जॉन्स में। फिर है हैलिफैक्स। ये नोवा स्कोशिया प्रांत है यहाँ पे कनाडा का, तो यहाँ पे हैलिफैक्स है और हैलिफैक्स नोवा स्कोशिया का कैपिटल है और साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिशिंग का पोर्ट है। तो ये कुछ विवरण है उत्तरी अमेरिका के प्रमुख नगरों का, जिसमें ज़्यादातर नगर स्थित हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में, और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा से ही लगे हुए जो बड़े नगर हैं कनाडा के, वो कनाडा के दक्षिणी और पूर्वी भाग में स्थित हैं। ये कुछ नगरीकरण के फैक्टर हैं उत्तरी अमेरिका के। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।